नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप ईवीएस के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सतत विकास होता क्या है। तो आज हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधन बचे। ये होता है सतत विकास। मतलब कि सीमित मात्रा में हम बिना दुरुपयोग किए, प्राकृतिक संसाधनों के बिना दुरुपयोग किए इस प्रकार से उसका उपयोग करें कि हम भी उपभोग कर पाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे और वो भी उसका उपभोग कर पाए। ये होता है सतत विकास। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, डिजाइन और संरचना के कौशलों पर बल देना, तो ये सतत विकास नहीं है। बच्चों को अन्वेषण की क्रियाकलापों में लगाना, ये भी सतत विकास नहीं है। तकनीकी गुणात्मक कौशलों का विकास करना, ये भी सतत विकास नहीं है। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचनात्मक चिंतन करना। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। समानता कैसे? देखिए, आज हम जो भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो समान मात्रा में बचे, ये समानता का मतलब है। न्याय और शांति तथा मानव के अधिकारों, यानी कि जो हमारा अधिकार है प्राकृतिक संसाधनों पर, वही अधिकार आने वाली पीढ़ियों का भी होगा, यानी उनके लिए भी वो बचना चाहिए। उनका भी अधिकार है कि प्राकृतिक संसाधनों का वो भी उपभोग करें। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मर्यादा के सम्मान। मर्यादा मतलब कि एक तरीके से सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करने के संदर्भ में है, तो मर्यादा का सम्मान होना चाहिए। इन सभी को मिला करके हम लोग सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध और अंतः संबंधित है। यानी कि जो ईवीएस में टोटल 6 थीम बताए गए हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा क्यों, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप है। तो ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप कहा जा रहा है, तो जो कि निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ईवीएस को बच्चे के परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की बात की जाती है और ईवीएस का जो रूप है वो एकीकृत स्वरूप होता है। मतलब कि आप देखेंगे कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है, उसको भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और जब उच्च कक्षाओं में जाता है बच्चा, प्राइमरी में ही जैसे 3, 4, 5 में जाएगा, तो उसको जो ईवीएस पढ़ाया जाता है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। तो जो ईवीएस का प्रकृति है वो एकीकृत है। ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, ईवीएस एकल विषय स्वरूप है। तो अभी मैंने देखा कि ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है और माफ करिएगा, ईवीएस जो है वो भाषा और गणित के माध्यम से कक्षा 1 और 2 में पढ़ाया जाता है और कक्षा 3, 4, 5 में बच्चे को ईवीएस सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। और ये विकल्प क्या कर रहा है कि ये एकल विषय स्वरूप है। एकल विषय मतलब कि सिर्फ एक ही विषय से संबंधित है, तो ये विकल्प निगेटिव है, संकुचित होने की वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। एकीकृत मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलने की प्रकृति होती है ईवीएस में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और ईवीएस तीनों को एकीकृत यानी एक साथ लेकर के पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। तो देखिए, बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बाल केंद्रित का मतलब बच्चा केंद्र में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, जिसमें बालक स्वयं करके सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना कर रहा होता है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छे से व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इस वजह से संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव, यानी कि व्यवहार, बच्चों का जो व्यवहार है, छात्रों का जो व्यवहार है, उसमें छात्र की क्या इच्छा है उसके हिसाब से बदलाव की बात की जा रही है। तो देखिए, केवल व्यवहार में बदलाव अधिगम नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को मान लीजिए बुखार हो गया तो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन क्या बुखार के लिए बच्चे ने प्रयास किया था? नहीं किया था। देखिए, अधिगम जो होता है वो ये कहता है कि प्रयास के माध्यम से
बच्चों के व्यवहार में या फिर किसी के भी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यानी प्रयास के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और बच्चे की को अगर कोई बीमारी हो जाता है, जैसे बुखार हो गया, फिर भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ भी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसमें एक तरीके से उसके व्यवहार में बदलाव हो गया, लेकिन ये अधिगम नहीं बोला जाएगा और बाल केंद्रित भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहना है कि बच्चों के व्यवहार में इच्छित बदलाव, तो कोई भी अगर बच्चा इच्छा कर रहा है कि ये हमारे व्यवहार में आ जाए, ये हमारे व्यवहार में बदल जाए, तो उसे हम लोग बाल केंद्रित नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हो सकता है कि बालक की व्यवहार किसी अधिगम से हट करके इच्छा से जुड़ा हुआ हो, जो कि बाल केंद्रित की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ये संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ईवीएस के प्रत्ययों और विषयों का शिक्षण। तो बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं है कि केवल शिक्षण कराना। शिक्षण तो ऐसे भी हो सकता है कि शिक्षा के केंद्र में हो और वो लेक्चर देकर के चला जाए, तो इसे बाल केंद्रित नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। अनुभव मतलब कि बच्चे ने परिवेश में जो कुछ भी देखा है वो उसका अनुभव हो गया। अब उसके अनुभव को जोड़ करके आगे की शिक्षा उसको दी जा सकती है और खुद करके सीखने का मौका इसमें दिया जाता है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। देखिए, ईवीएस में कुल 6 थीम बताए गए हैं और उन 6 थीम में से जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा निम्न में से उप थीम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, खाद्य पदार्थ ये हमारा थीम है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। जल भी हमारा थीम है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आश्रय भी हमारा थीम है, ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन संबंध जो है वो हमारा उप थीम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली किस पर आधारित है। तो पोचमपल्ली एक वास्तविक जगह का नाम है और ये उसी वास्तविक स्थान पर आधारित है। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्रियाकलाप का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। ध्यान से समझिएगा, ईवीएस में जो 6 थीम बताए गए हैं उसमें से प्रमुख एक थीम खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि एक तरीके से जो ऐसा प्रश्न है जो कि खाद्य जो थीम है उसको संबोधित करता है। तो ऐसा विकल्प जिसमें किसानों की बात की जा रही हो और फसलों के उगाने के तरीकों की बात की जा रही हो, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। वृत्तांत मतलब कि उनके नैरेटिव्स को, यानी कि जो भी उनका वक्तव्य है उसको साझा करना छात्रों से। तो ये सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है और किसान ही हमारे लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, तो ये तो विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना। जब खेत में जाएंगे आप तो किस प्रकार से फसल उगाए जाते हैं, किस प्रकार से फसल काटे जाते हैं, ये सभी चीज़ें आप जानेंगे और वहीं से हमें भोजन प्राप्त होता है। किसानों के माध्यम से खेत में फसल बोए जाते हैं और ये सभी चीज़ें आप जान पाएंगे। यानी कि ये थीम जो खाद्य पदार्थ है उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो ये भी सीधे तौर पर उत्पादन से जुड़ा हुआ है। बच्चे जान पाएंगे अवलोकन करके कि किस प्रकार से अंकुरण होता है और किस प्रकार से फसल उगती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिन के लिए रख देना। तो यहाँ पर देखिए, डबल रोटी जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब कोई फसल डायरेक्टली नहीं है, उस फसल को प्रोसेस करके डबल रोटी, जैसे गेहूँ को पीस करके और उसके माध्यम से फिर डबल रोटी बनाई गई होगी मैदे का प्रयोग करते हुए, या फिर अन्य खाद्य पदार्थों को भी सीधे फसल से जुड़ा हुआ नहीं है, खाद्य पदार्थ से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से क्योंकि हमसे प्रश्न ये पूछा गया था कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, यानी फसल के उत्पादन से जुड़ा होना चाहिए। ये जो डबल रोटी और खाद्य पदार्थ है ये फसल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, फसल से आगे का प्रोसेस हो चुका है, यानी कि उसको प्रोसेस करके खाने वाली चीज़ों में बदल दिया गया। डबल रोटी हो गया, ये सब डायरेक्टली फसल नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव था। अब देखिए, ABC हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ABC इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। अब बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराना है और इसके लिए किन किन का उपयोग कर सकता है आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है संरचनात्मक कार्यपत्रक, वर्कशीट बोला जाता है कार्यपत्रक को, तो ये बोला जा रहा है कि संरचनात्मक, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों?
क्योंकि संरचनात्मक जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ है कि एनसीएफ 2005 और एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस प्रकार से ये कहती है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, यानी संरचनात्मक प्रकृति जो है वो उसको दर्शाता है। यानी कि कार्यपत्रक वर्कशीट तो दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उसको उस वर्कशीट में लिख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर पा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव सेंस में था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए असंरचनात्मक कार्यपत्रक, असंरचनात्मक यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, जाहिर सी बात है जब बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाता है तो उसके लिए कुछ औपचारिक निर्देश दिए जाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपको बचना होगा करने से, क्योंकि वहाँ पर कक्षा के बहुत सारे बच्चों को एज ए टीचर आपको हैंडल करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ उनको निर्देश देना पड़ता है कि आप कहाँ पर जा सकते हैं और कहाँ पर नहीं जा सकते, क्या गतिविधि कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसे ही बोला जाता है औपचारिक निर्देश। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका उपयोग करना चाहिए, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए छात्रों के समूह और उनके नेता का गठन करना, यह भी बात बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए 30 बच्चों पर एक छात्र टीचर की आवश्यकता होती है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राइमरी में, तो अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाया गया तो एक टीचर इन 30 बच्चों पर एक साथ नजर रख पाए? हो सकता है कि कोई इधर उधर भागने लगे, तो इस वजह से जरूरी यह है कि उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाए और प्रत्येक ग्रुप का एक नेता डिसाइड कर दिया जाए, वो सब पर एक तरीके से नजर रखेगा। यानी कि जिस प्रकार से कक्षा में मॉनिटर का कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी हमारा उत्तर होगा। यानी कि देखिए ए, सी और डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया ए, सी, डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का क्या उद्देश्य है? ध्यान से समझिएगा, मेंडल ने जो मटर पर प्रयोग किया था उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है और ये कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में दिया गया, तो इसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया है आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, तो यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं कि ये हमारा उत्तर होगा या नहीं, आगे आपको पता चलेगा। दूसरा देखिए हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार से परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, तो यहां पर देख लीजिए आनुवांशिकता की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इस दूसरे विकल्प में पहले से समाहित है, और पहला जो विकल्प था वो थोड़ा संकुचित था कि केवल जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करने की यानी प्रेजेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन जो दूसरा विकल्प है वो और ज़्यादा ब्रॉड सेंस में है कि वंशानुगत गुणों से किस प्रकार हम अपने परिवार से अपने माता पिता से जो वंशानुगत गुण है वो प्राप्त करते हैं, इसको फोकस किया गया है और ये ज़्यादा ब्रॉड सेंस में, इस वजह से विकल्प नंबर 1 अब संकुचित हो जाएगा और ये इसमें पहले से समाहित है दूसरे में, इसलिए पहला विकल्प गलत है और दूसरा अब यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा देखिए वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। किस प्रकार से चरणबद्ध चरण तरीके से वैज्ञानिक प्रोसेस करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इन सभी स्टेप्स के बारे में, इन सभी एक तरीके से चरणों के बारे में बच्चों को अवगत कराना कि किस प्रकार से साइंटिफिक चीज़ें खोजी जाती हैं, ताकि जिस प्रकार से एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्वेषण करने को प्रेरित करने के लिए बच्चों को कहता है, यानी खोज के माध्यम से ही बच्चों को सीखना है, तो जाहिर सी बात है खोज किस प्रकार से किस आधार पर की जाती है उसका आधार और पृष्ठभूमि बनाना टीचर के लिए बहुत आवश्यक होगा, और ये कहीं ना कहीं प्रयोग जो है वो किस प्रकार से साइंटिस्ट्स अपना प्रयोग कर रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी देता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। किस प्रकार से लगातार लगे रहते हैं और किस प्रकार से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विभिन्न उदाहरणों को लेकर के, ये कहता है चौथा विकल्प, और ये भी हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा क्योंकि ये सीधे तौर पर अन्वेषण से जुड़ा हुआ है, खोज करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए कौन सा हमारा विकल्प बना है? बी, सी, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बी, सी, डी दिया गया, विकल्प नंबर 2 इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन देखिए 2 प्रकार से आकलन होता है, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक का मतलब ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया गया या फिर एक चैप्टर बच्चे को पढ़ाया गया, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चे को कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ रही है, बच्चे कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है जो कि सत्र के बीच में होता है। और योगात्मक मूल्यांकन जब सत्र समाप्त हो जाता है तो जो फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन की तकनीकी का चुनाव हमसे करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रदत्त कार्य, देखिए अब मान लीजिए कक्षा में एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया गया, तो वहां पर आप जब उसको होमवर्क देंगे तो अगले दिन जब वो करके लाएगा तभी उसका मूल्यांकन हो पाएगा, यानी अगले दिन ही हो पाएगा। तो ये प्रदत्त कार्य तुरंत आकलन करके नहीं देता है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है,
तीसरा देखिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो सत्र एक साल के पूरे सत्र में जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधियां बच्चों के द्वारा की जा रही है उनका रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। तो मान लीजिए आज एक नया कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया गया या फिर गतिविधि कराई गई, तो उसका पोर्टफोलियो तैयार करने में अभी लंबा वक्त लगेगा, मान लीजिए 1 आध से 2 दिन का समय लग सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसका तुरंत मूल्यांकन करने के लिए आज का जो गतिविधि है उसको पोर्टफोलियो में अभी शामिल नहीं किया गया होगा। इस वजह से रचनात्मक आकलन इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। वहाँ पर क्या होता है कि एक पैमाना होता है। पैमाना मतलब कि इस प्रकार से कुछ पेपर होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन बच्चे से पूछा जाएगा और उस पर टिक या फिर क्रॉस लगाया जाएगा कि बच्चा जिस हिसाब से जवाब देगा उस हिसाब से। इसे बोला जाता है रेटिंग स्केल। तो इसके भी माध्यम से काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा, इस वजह से ये भी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। लेकिन बात करें सहपाठी आकलन की, तो ये तुरंत किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तुरंत बाद कक्षा में तुरंत किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि 100 बच्चों से आप पूछने जाएंगे कि आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। रैंडमली आप एक सीट पर मान लीजिए 5 बच्चे बैठे हैं, तो रैंडमली किसी भी सीट पर से किसी एक बच्चे को उठा सकते हैं और उसके सहपाठी से पूछ सकते हैं कि इस बच्चे को समझ में आया है अथवा नहीं आया। इसी को बोला जाता है सहपाठी आकलन। यानी कि रचनात्मक आकलन ये कहता है कि सत्र के बीच में बच्चे का आकलन करना है कि बच्चा कक्षा में सीख पा रहा है अथवा नहीं। तो जो उसके साथ में बैठा है, जाहिर सी बात है वो उसके बारे में बेहतर बता सकता है कि मेरे साथ में, मेरे बगल में बैठा हुआ लड़का सही से समझ पा रहा है अथवा नहीं। और यही रचनात्मक आकलन होगा। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। अवलोकन मतलब कि किसी को देख करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी चीज को भी देख करके निष्कर्ष पर पहुंचना, इसका मतलब होता है अवलोकन, इसको कहते हैं। पहला दिया गया कागज पेंसिल टेस्ट, तो ये अवलोकन नहीं है। दूसरा देखिए प्रदत्त कार्य यानी कि होमवर्क देने की बात की जा रही है, तो ये भी अवलोकन नहीं है। तीसरा देखिए वर्कशीट की बात की जा रही है यानी कार्यपत्रक, तो ये भी अवलोकन नहीं है। लेकिन अगर बात करें पोर्टफोलियो की, तो ये अवलोकन है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो बच्चे का तैयार है और उस पोर्टफोलियो को देख करके एज ए टीचर आप अवलोकन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस बच्चे की साल भर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो होता है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।